हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे वर्ल्ड मैप से नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वही देश आज 89 देशों को नागरिकता देकर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये कहानी है एक छोटे से देश नाuru की, जो पैसिफिक ओशियन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है। कभी ये देश अपने फॉस्फेट माइनिंग की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था, लेकिन आज ये अपनी ही जमीन को डूबते हुए देख रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र स्तर बढ़ रहा है और इस छोटे से देश को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नए तरीके सोचने पड़ रहे हैं। इसलिए नेहरू अब एक गोल्डन पासपोर्ट स्कीम चला रहा है, जिसमें लोग $1,05,000 लगभग 86 लाख रुपए देकर इस देश की नागरिकता खरीद सकते हैं। हजारों साल पहले माइक्रोनेशियंस ने इस आइलैंड को अपना घर बना लिया। फिर आए 19वीं सेंचुरी के ताकतवर जर्मन और 1988 तक पूरा नेहरू को अपना बना डाला। उस वक्त यहाँ सिविल वार चल रहा था, 10 साल की लंबी लड़ाई जो जर्मनी ने एक झटके में खत्म कर दी और अपना राज जमा दिया। 1900 में ऑस्ट्रेलियन प्रोस्पेक्टर ने एक बड़ी खोज की। नेहरू की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह एक खजाना था। फॉस्फेट, एक ऐसी संपत्ति जो दुनिया भर की खेती के लिए अनमोल थी। बस फिर क्या था, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस खजाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, ऑस्ट्रेलिया ने बिना देरी किए जर्मन से नेहरू छीन लिया। 1919 में यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर आइलैंड को कंट्रोल में ले लिया, लेकिन उनका असली मकसद था फॉस्फेट। 1942 का वक्त आया और नेहरू के बदलते किस्मत का नया अध्याय लिखा गया। इस बार जापानीज आर्मी ने आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। 1200 नेहरूज को जबरदस्ती जापान के चुक आइलैंड ले जाया गया, जहां उनसे मजदूरी करवाई गई। जापान का राज चला, लेकिन अमेरिका भी शांत नहीं बैठा। नारू पर बम बरसाए जब तक कि 1945 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने आइलैंड को फिर से जीत नहीं लिया। जापान के हारने के बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिर से वापस आए, परंतु तब तक असली स्वराज की चिंगारी जल चुकी थी। 1960 तक हमर डी रोबोट, जो फ्यूचर प्रेसिडेंट बने, ने एक बड़ा कदम उठाया नारूज के हक के लिए। उन्होंने माइनिंग के फायदे का एक बड़ा हिस्सा अपनी जनता के लिए मांग लिया। नारूज ने अपनी मिट्टी का मालिक खुद बनना सीख लिया। 1966 में सेल्फ गवर्नमेंट मिली और सिर्फ 2 साल बाद 1968 में नारू पूरी तरीके से आजाद हो गया। अब फॉस्फेट माइनिंग के पैसों से आइलैंड की इकोनॉमी चरम सीमा पर थी। इतना पैसा आया कि नारू वाले दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट लोग बन गए पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 90 साल की माइनिंग के बाद 1990 तक फॉस्फेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पहाड़ खाली हो गए, जमीन डगमगाने लगी और नारू का 80% हिस्सा खाली हो गया। सिर्फ पत्थर और वीरान मिट्टी बची है। फॉस्फेट खत्म होने के बाद नेहरू को नए इनकम सोर्स की जरूरत थी। तभी ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल प्रपोज की। रिफ्यूजीज, असलियम सीकर को रोकने के लिए एक ऑफशोर डिटेंशन सेंटर नारू में बना दिया गया। 2001 से 2007 तक ये सेंटर नारू के लिए बड़ी कमाई का जरिया बना, पर फिर प्रोटेस्ट, इटेनियस की मौत और कंट्रोवर्सी ने इस प्रोग्राम को धीरे धीरे बंद करवा दिया। जब एक देश जो कभी गोल्ड माइन जैसा था धीरे धीरे अपनी संपत्ति खत्म कर लेता है तो क्या होता है। आज नेहरू आइलैंड के लोग अमीरी से एक संघर्ष करने वाली जनता बन चुके हैं। समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आइलैंड का अस्तित्व को और बड़ा खतरा है। एक छोटी सी जगह जिसमें हजारों सपने थे, आज वही जगह एक अजीब सी खामोशी में है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए नेहरू सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। $1,05,000 में किसी भी व्यक्ति को नेहरू की सिटीजनशिप मिल सकती है। ये पासपोर्ट 89 देशों में बिना वीजा यात्रा की सुविधा देता है, जैसे यूके, हांगकांग, सिंगापुर और यूएई। पहले साल में नेहरू को इस स्कीम से $5.6 मिलियन यानी 46 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और आने वाले सालों में $42 मिलियन यानी 344 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। जो पैसा इस पासपोर्ट स्कीम से मिलेगा उसे नेहरू एक हायर ग्राउंड इनिशिएटिव में लगाएगा, जिसका उद्देश्य है ऊंचाई वाली जगह पर नया शहर बसाना, जिसमें लोगों को सुरक्षित जगह मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें नए घर, स्कूल और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर प्लानिंग, ताकि नेहरू के लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन इस स्कीम पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे पासपोर्ट को पहले भी टैक्स एवेडर और क्रिमिनल्स यूज कर चुके हैं। क्या सरकार सच में एप्लीकेंट की ठीक से स्क्रीनिंग कर पाएगी? और अगर समुद्र का लेवल लगातार बढ़ता रहा तो सिर्फ नए घर बनाना ही काफी नहीं होगा।
ये स्कीम एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ ये नारू के लोगों को बचाने का मौका देती है और दूसरी तरफ ये इथिकल और सिक्योरिटी कंसर्न भी उठाती है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर नए सॉल्यूशन नहीं निकाले गए तो नारू जैसे छोटे देश दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक रियल थ्रेट है और नेहरू की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है।